क्लैन हॉसमैन और क्लैन राइडर के बीच खेल की घटनाओं के एक दिन बाद, लंबे सफेद बालों वाली एक पीली चमड़ी वाली महिला केवल एक काला नाइटगाउन पहने हुए किंग साइज बिस्तर पर सो रही थी। बिस्तर पूरी तरह अस्त व्यस्त था, मानो उसमें कई लोग सो रहे हों। महिला अपने शरीर को एक तरफ कर लेती है और बिस्तर को छूती है जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वायलट धीरे से अपनी आंखें खोलती है, डार्लिंग। यह महसूस करते हुए कि विक्टर बिस्तर पर नहीं है, उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर बैठ गई। जब वह बिस्तर पर बैठी तो सबसे पहली बात जो उसने सुनी वह थी, काउंटेस कैथेज स्कारलेट ने कल सभी को आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने अपने नए शिष्य का परिचय कराया। अचानक आवाज बदलकर महिला की हो गई। इस आदमी का इन तीनों से किस तरह का कनेक्शन है? टस्क वह रूबी की नाराज आवाज सुनती है और जल्द ही महिला की आवाज पूरी तरह से शांत हो जाती है। वे अभी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, साशा उनींदी आवाज में बोली। रूबी ने कहा, वे इसके बारे में लंबे समय तक बात करने वाले हैं। और अभी तो केवल एक दिन ही बीता है। एक दिन बहुत लंबा समय है। उन्हें पहले ही भूल जाना चाहिए था। लेकिन साशा जानती थी कि वह असंभव की मांग कर रही थी। आखिरकार पिशाच इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। हमारे पति ने कल अराजकता फैला दी। एक पिशाच के अस्तित्व ने जो तीनों शक्तियों का उपयोग कर सकता है, पूरे पिशाच समुदाय को हिलाकर रख दिया है। मुझे लगता है कि यह अभी भी एक अच्छा विचार नहीं है कि उसने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, साशा ने जारी रखा। ऐसा नहीं है कि वह हमारी बात सुनेगा, रूबी ने आंखें घुमा ली। वास्तव में वह आश्चर्यजनक रूप से गौरवान्वित है, साशा थोड़ा बड़बड़ाए। रूबी बोली, ठीक है, वह एक पिशाच है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हालांकि उसका गौरव केवल लड़ाई झगड़े वाले मामलों में ही है, साशा मानो कुछ सोच रही थी। ये सच है, रूबी ने सिर हिलाया। वायलट दो महिलाओं की ओर देखती है। रूबी और साशा एक विशाल सोफे पर बैठी थी और वायलट की तरह उन्होंने सिर्फ एक नाइटगाउन पहना हुआ था। रूबी ने बहुत आरामदायक और उत्तेजक लाल नाइटगाउन पहना हुआ था, जबकि साशा ने सफेद नाइटगाउन पहना हुआ था जो काफी नेक और मासूम लग रहा था। दोनों महिलाएं टीवी देख रही थीं, पिशाचों की दुनिया का समाचार चैनल। न्यूज चैनल कहलाने के बावजूद पूरा पिशाच समुदाय जानता था कि ये न्यूज चैनल गपशप चैनल है। एक ऐसे समाज के रूप में जो लंबे समय से मौजूद है, उनके पास कई कंपनियां हैं जो इन उबे हुए पिशाचों के लिए मनोरंजन प्रदान करती हैं, और गपशप चैनल सबसे लोकप्रिय है। हर कोई जानना चाहता है कि मशहूर लोग क्या कर रहे हैं, है ना? हालांकि कुछ लोगों को इस प्रकार का चैनल समय की बर्बादी लगता है, लेकिन दिन के अंत में यदि वे वर्तमान में चर्चा में चल रहे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति में रुचि रखते हैं तो वे इन चैनलों को देखेंगे। इस वजह से पिशाचों की दुनिया में गपशप चैनल काफी लोकप्रिय है। कल हुई लड़ाई के बाद चैनल विक्टर स्कैथर के नए शिष्य और पिशाच गिनती के 3 महान कुलों से उसके संभावित संबंध के बारे में बात करते रहे। पिशाच विश्व समुदाय ये जानने के लिए उत्सुक था कि यह आदमी कौन था। वे इस आदमी के बारे में किसी भी जानकारी की तलाश कर रहे थे, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना काफी मुश्किल साबित हुआ। चूंकि स्केच से जुड़ी कोई भी बात गहराई से छिपी हुई थी, और किसी ने भी उस पागल महिला के क्रोध को भड़काने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे नहीं जानते कि किसी भी क्षण वह महिला उनके दरवाजे पर दस्तक देगी और सामूहिक विनाश का कारण बनेगी। अचानक सभी को फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टस्क। वायलट ने साशा की नाराज आवाज सुनी। क्या वे अभी भी कॉल कर रहे हैं? रूबी ने पूछा। हाँ, मैं जवाब नहीं देना चाहता और न ही अपनी माँ की बकवास सुनना चाहता हूँ, साशा काफी नाराज थी। मुझे लगता है कि वह विक्टर के साथ आपके रिश्ते के बारे में जानकर आश्चर्यचकित थी, खासकर जब से उसे सूचित नहीं किया गया था। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे भी परवाह है, उसे केवल अपनी छवि की परवाह है। और शायद वह सभी पिशाचों की तरह ही जिज्ञासु है, ये देखते हुए कि उस खेल में विक्टर हमारे परिवार के उपनामों का उपयोग कर रहा था। दोनों महिलाएं बहुत देर तक चुप रहीं, उनकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं, उन्हें लगा कि उन्हें कुछ पता चल गया है। सास, रूबी ने आह भरते हुए कहा, मेरी मां ने जानबूझकर ऐसा किया है ना? हाँ, साशा ने सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोच रही है, साशा ने जारी रखा। वह शायद बस ऊब चुकी है और वह कुछ मनोरंजन की तलाश में है,
और पूरे पिशाच समाज को हिलाकर रख देना कुछ ऐसा लग रहा है जो वह करना चाहती है। साशा गहराई से सोचने लगी। मेरी डार्लिंग कहाँ है? वायलेट ने आखिरकार पूछा। उसने कहा कि वह अपने नए दोस्तों से मिलने जा रहा है, रूबी बोली। उसे वॉलेट की आवाज सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसे पहले ही एहसास हो गया था कि महिला जाग चुकी है। वायलेट चुप थी, वह कुछ सोच रही थी। क्या आप तैयार नहीं होंगे? साशा ने पूछा। वायलेट को समझ नहीं आया। आप भूल गए? रूबी ने अविश्वास के चेहरे से वायलेट की ओर देखा। वायलेट अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखती है और सोचने लगती है, लेकिन अंत में उसे याद नहीं रहता। वह केवल विक्टर के खून के बारे में सोच सकती थी जिसे उसने कल रात चूसा था। आज वह दिन है, साशा ने जानबूझकर वायलेट को रोशन किया। अल्पविराम डॉट 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 ओह अल्पविराम डॉट 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 क्या आप ठीक है? मुझे लगा कि आप अधिक उत्साहित होंगे, साशा ने जारी रखा। उसे वायलेट की प्रतिक्रिया अजीब लगी। आमतौर पर उसे उत्साहित होकर चिल्लाना चाहिए था। क्या उसने कुछ खराब खा लिया? मैं उत्साहित हूँ, लेकिन मैं भी अपने प्रिय के साथ बिस्तर पर रहना चाहती थी और उसका खून पीना चाहती थी। शायद यह और वह करो। हे। वह बिस्तर पर वापस लेट गई और तकिया पकड़ लिया और विकृत मुस्कान के साथ हंसने लगा। उसने तकिए को सूंघा। आह डार्लिंग। रूबी और साशा ने वायलेट का रवैया देखकर अपनी आंखें घुमा ली, लेकिन दरअसल मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है, क्योंकि इन दिनों हमें अपने पति के साथ ज्यादा समय नहीं मिला है, रूबी कुछ सोचकर बोली। जल्द ही हम इंसानों की दुनिया में लौटेंगे। हमारे पति को अपने परिवार की याद आती है और हम उनके साथ काफी समय बिता सकते हैं, साशा बोली। अल्पविराम डॉट 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 ये सच है। विक्टर को इस दुनिया में आए 6 महीने हो गए हैं। हमारे पति की मां चिंतित होंगी, रूबी ने सिर हिलाया। मानव जगत में मेरा भी कुछ काम अधूरा है। साशा की आंखें एक खतरनाक चमक से चमक उठी। कुछ भी बेवकूफी मत करो। वास्तव में अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो डार्लिंग दुखी होगी। वायलेट अचानक बिस्तर पर बैठ गई और साशा की ओर देखने लगी। मुझे पता है, समय आने पर मैं आपसे मदद मांगूंगा। आप मेरी मदद करेंगे, है ना? साशा मुस्कुराए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब रूबी और वायलेट ने साशा की बातें सुनी तो वे थोड़ा चौंक गईं, लेकिन जल्द ही वे दोनों एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी और एक ही समय में बोली। बिल्कुल। नवंबर एप्सिलॉन नेक्स्ट कॉम। विक्टोरिया राइडर हवेली। पूरा काला सूट पहने एक आदमी विक्टोरिया की हवेली के गलियारों से शांति से चल रहा था। अजीब बात है कि कई पिशाचों के पास से गुजरने के बावजूद ये पिशाच इस आदमी को महसूस नहीं कर सके। इस आदमी की छवि धुंधली लग रही थी और किसी को भी उसकी उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। टिक टॉक, मैं आ गया कुतिया। विक्टर अचानक दरवाजा खोलता है। वह इस जगह पर अपने नए दोस्त से मिलने आया था। उसका दोस्त कौन था? तात्सुया राइडर। बिल्कुल। लड़ाई के बाद विक्टर को अपने नए दोस्तों से लड़ने का मन हुआ और इसी वजह से वह मिलने गया। ओह! कमरे में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि में एक गोरे आदमी की छवि नहीं आई, बल्कि विक्टोरिया ने तटस्थ दृष्टि से विक्टर की ओर देखा। वह कपड़े बदलने के बीच में थी। गोरी त्वचा, पतला शरीर, छोटे गुलाबी निपल्स के साथ बी कप स्तन, एक छोटी सी सुंदर गांड। विक्टोरिया का रूप वैसा ही था जैसी आप एक कुलीन महिला से अपेक्षा करते थे। विक्टर विक्टोरिया को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर सिर हिलाता है। जैसा कि अपेक्षित था, जीन कभी कभी एक अनुचित चीज होती है। हे, विक्टोरिया के सिर में एक नस उभरी। मुझे आश्चर्य है कि आपका इससे क्या मतलब है? उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। मैं आपकी तुलना अपनी पत्नी साशा से कर रहा था। विक्टर हमेशा की तरह बेहद ईमानदार था। विक्टोरिया की आंखें तेज हो गईं। साशा द्वारा? क्या आप मेरी भतीजी साशा फुगर के बारे में बात कर रहे हैं? वो इस जानकारी को अनदेखा नहीं होने देती थी, और वो कोई छोटी लड़की भी नहीं थी जो किसी आदमी के नग्न शरीर को देखने पर चिल्लाती हो। उच्च दर्जे की महिला होने के नाते वो आमतौर पर इस आदमी को मार डालने का आदेश देती थी, या वो व्यक्तिगत रूप से उस आदमी को मार डालेगी जिसने उसके नग्न शरीर को बिना अनुमति के देखा था। लेकिन इस आदमी के साथ ऐसा करना असंभव है। और कौन होगा? विक्टर ने उत्तर दिया, और जल्द ही उसकी विक्टोरिया में रुचि खत्म हो गई। वो कमरे में चारों ओर ऐसे घूमने लगा जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो रही थीं। विक्टोरिया ने सिर हिलाया। उसने कुछ नया सीखा।
तो इसीलिए उसका उपनाम क्लान फुलगर है। रुकिए, अन्य कुलों के बारे में क्या? मुझे मत बताओ कि उसने अन्य कुलों के सदस्यों से विवाह किया है। स्केच ने पुष्टि की है कि वह उसका दामाद है, तो उसकी शादी किस बेटी से हुई है? मानिक, लेकस, सिएना, शायद ये काली मिर्च है। हिम कबीले के बारे में क्या? अभी अभी सीखी गई जानकारी को आत्मसात करने की कोशिश में उसका सिर बहुत तेजी से घूम रहा था। वह अपने कपड़े पहनना भी भूल गई थी। तात्सुया, तात्सुया, तुम कहाँ हो? विक्टर एक बच्चे की तरह लग रहा था जो अपने बचपन के दोस्त की तलाश कर रहा था। जब विक्टोरिया ने विक्टर की प्रतिक्रिया देखी तो वह अवाक रह गई। उसे वास्तव में अब अपनी शक्ल पर संदेह हो रहा था। उसने मुझ पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? उसने यही सोचा था। एक महिला के रूप में उसे अपनी शक्ल, सूरत और किसी को इतना असंवेदनशील देखकर गर्व होता था। इसने उसे थोड़ा परेशान किया। वह समलैंगिक है, लेकिन यह असंभव है। वह शादीशुदा है। हम विक्टोरिया इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी कि उसने किसी पुरुष का ध्यान आकर्षित नहीं किया। इससे उसके गौरव को थोड़ी ठेस पहुंची। वो यह नहीं जानती थी कि विक्टर को उन महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है जिनमें वह गुण नहीं है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, और वह अपनी पत्नियों के प्रति इतना वफादार भी था कि वो अन्य महिलाओं पर नजर रखने की कोशिश नहीं करता था। विक्टर की नजर अचानक एक दीवार के सामने रुक जाती है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। विक्टर की मुस्कान अस्वाभाविक रूप से बढ़ गई। विक्टर ने धीरे से दीवार को छुआ और जल्द ही उसके दस्ताने पर जादू के घेरे चमकने लगे। ये प्रतीक, एक महिला के रूप में जिसने हमेशा अपने आसपास चुड़ैलों को काम पर रखा होता था, वह थोड़ा बहुत जादू जानती थी और मंत्र को समझने के लिए केवल एक नजर की आवश्यकता होती थी। प्रतिबंध। विक्टोरिया का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि विक्टर तात्सुया और ऐना के साथ लड़ाई में पीछे हट रहा था। अचानक विक्टर की छवि विकृत होने लगी और जल्द ही वो दीवार के पार था। एक बार फिर विक्टोरिया आश्चर्यचकित रह गई। राक्षस, यही एकमात्र चीज थी जो उसके दिमाग में आए, क्योंकि वह जानती है कि विक्टर ने जो किया वो करना कितना कठिन है, और उसने इसे इतने स्वाभाविक रूप से किया जैसे कि यह बहुत आसान हो। तात्सुया का निजी कमरा। लंबे सुनहरे बालों वाला एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था, और इस आदमी के बगल में एक महिला विशेष रूप से बोल रही थी। एक चुड़ैल थी। महिला के कंधे तक छोटे भूरे बाल थे और आंखें हरी थी। उसने बैंगनी रंग की सफेद पोशाक पहनी हुई थी और सिर पर डायन टोपी पहनी हुई थी। पुरुष और महिला एक लंबे आदमी को देख रहे थे जो उनके चेहरे पर एक बड़ी खतरनाक मुस्कान के साथ उनके सामने खड़ा था। तो क्या हम लड़ने जा रहे हैं? मैं ठीक हो रहा हूं, तात्सुया ने ठंडे स्वर में कहा। हा हा हा, विक्टर ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। तुम किसका मजाक उड़ाना चाहते हो? तुम एक पिशाच हो। तुम पहले ही ठीक हो चुके हो। चलो लड़ते हैं। विक्टर की पागल आंखों को देखकर ओह, तात्सुया हताशा में कराह उठा। वह सोच रहा था कि इस पागल आदमी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने अपने जीवन में क्या किया। चलो चले, चलो चले। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या मैं कम से कम खा सकता हूँ? मैं अभी उठा हूँ और मुझे भूख लगी है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हम विक्टर अपनी ठुड्डी पर हाथ रखता है जैसे कि वह किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में सोच रहा हो। हाँ हाँ, हेकाटे ने अपना मुंह ढकते हुए धीरे से मुस्कुराया। क्या? तात्सुया ने महिला की ओर देखा। कुछ नहीं। आमतौर पर ठंडे व्यक्ति को किसी के साथ इतनी परेशानी होते देखना हास्यास्पद है। तात्सुया को नहीं पता था कि हेकेट के शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अंत में उसने बस आह भरी। ठीक है, तुम खा सकते हो, लेकिन उसके बाद हम लड़ेंगे। विक्टर ने अपने निर्णय के बारे में बहुत सोचा और बहुत विचार करने के बाद उसने तात्सुया को खाने दिया। आखिरकार वह भूख से ठीक से नहीं लड़ सका, और अगर वह ठीक से नहीं लड़ सका तो विक्टर को मजा नहीं आएगा। धन्यवाद। विक्टर द्वारा उसे अनुमति देने की बात सुनकर तात्सुया को अजीब लगा। डॉट डॉट डॉट। एक हास्यास्पद बड़े कमरे में विक्टर, तात्सुया, विक्टोरिया और हेकेट मौजूद थे। विक्टर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बर्फ के सिंहासन पर बैठा था। तात्सुया कुछ दूरी पर एक कुर्सी पर बैठा शराब के गिलास से लाल तरल पदार्थ पी रहा था। वह विक्टर की निगाहों से असहज महसूस कर रहा था। क्या वह शांति से खाना नहीं खा सकता था? हेकेट विक्टर के बगल में उसके दस्तानों पर बने प्रतीकों को देख रही थी। उसके चेहरे पर उत्सुकता थी।
स्कैथा के अनुसार विक्टर को चुड़ैल से कोई आपत्ति नहीं थी, उसका दस्ताना जादू करना बहुत आसान काम है, इसलिए वह चिंतित नहीं था। मुझे क्षमा करें, लेडी विक्टोरिया। कई पिशाच सोफे पर बैठी विक्टोरिया की ओर घुटनों के बल बैठे थे। विक्टोरिया के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव थे, उसने अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी कीमत चुकाई, और एक यादृच्छिक पिशाच बिना किसी को पता चले उसके घर में घुसने और उसके कमरे में प्रवेश करने में कामयाब रहा। बेकार का झुंड, मैं उनका वेतन कम कर दूंगा। वह विक्टर से अधिक चिढ़ गई थी। वह बस यूं ही उसके घर में चला गया जैसे वह जगह उसका मालिक हो। उसने उसे वैसे ही देखा जैसे वह दुनिया में आई थी, और फिर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। घृणित आदमी। जो भी हो, बस इसे दोबारा मत दोहराओ। विक्टोरिया अपने अधीनस्थों को व्याख्यान देना जारी रखेगी, लेकिन अचानक उसने विक्टर की आवाज सुनी। आपके अधीनस्थ बेकार हैं। हूँ। विक्टर की अचानक आवाज से अधीनस्थ आश्चर्यचकित रह गए। तुम क्या कह रहे हो, बच्चे? हम बेकार नहीं हैं। हा हा हा, विक्टर खतरनाक ढंग से मुस्कुराया, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, और फिर उसने चुपचाप अपना हाथ उठाया। शश। विक्टोरिया के अधीनस्थों के शरीर कांपने लगे और अचानक वे बोल नहीं सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यानी विक्टोरिया तुरंत समझ गई कि विक्टर ने क्या किया है, लेकिन यह असंभव होना चाहिए। आखिर यह आदमी कौन है? वह मानसिक रूप से थकने लगी थी। जारी, विक्टर ने विक्टोरिया की ओर देखा। तुम्हारे अधीनस्थ बेकार हैं। मैं आसानी से तुम्हारे बचाव से पार पा सकता हूं, और मुझे बहुत अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप असामान्य हैं। एक सामान्य पिशाच। हेकेट ने विक्टोरिया के गुर्गों का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसने बात करना बंद कर दिया क्योंकि वह विक्टर के रवैये से आश्चर्यचकित थी। हेलो, विक्टर ने हेकेट को नजरअंदाज कर दिया और छत की ओर हाथ हिलाया। जब छत पर मौजूद पिशाचों ने विक्टर की निगाहें देखी तो उनके पसीने छूट गए। तात्सुया की आंखें ठंडी हो गईं और वो जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ गया। आपके बहुत सारे प्रशंसक हैं, विक्टर ने चंचलता से हंसते हुए कहा। ठीक है, तुम सुंदर हो, तो मुझे लगता है कि यह सामान्य है। हा हा हा। हेकेट। विक्टोरिया ने विक्टर को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत डायन को आदेश दे दिया। हाँ, हेकेटी अपने हाथ उठाती है, और जल्द ही हवेली के चारों ओर कई जादुई घेरे दिखाई देने लगते हैं। ओह! विक्टर की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। हवेली में मौजूद परछाइयां तेजी से भागने लगी जब उन्हें एहसास हुआ कि विक्टर ने उनके साथ समझौता कर लिया है। लेकिन कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे, क्योंकि विक्टोरिया की हवेली की दीवारें ऐसे हिलने लगी जैसे कि वे जीवित हों। टस्क। कुछ भाग गए। हेकेट ने सभी को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह लड़ने वाली चुड़ैल नहीं थी। दुश्मनों की गति को भांपते हुए तात्सुया समझ गया कि वह उन्हें अकेले नहीं पकड़ सकता, इसलिए उसने विक्टर की ओर देखा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। है मेरे दोस्त। तात्सुया को दोस्त शब्द कहते हुए अजीब लगा। हम। विक्टर ने तात्सुया की ओर उत्सुक दृष्टि से देखा। इन कीड़ों से निपटने में मेरी मदद करें। तात्सुया को लगा कि उसे अपने निम्नलिखित शब्दों पर पछतावा होगा, और जब तक आवश्यक होगा मैं तुमसे लड़ूंगा। हे। विक्टर की मुस्कान असंगत रूप से बढ़ गई, उसकी छवि विकृत होने लगी, उसके शरीर से एक भयावह दबाव निकलने लगा। तुमने जो कहा उसे मत भूलना, मेरे दोस्त। तात्सुया को पहले से ही अपनी बात पर पछतावा हो रहा था और उसे लगा कि उसने कुछ शापित शब्द कहे हैं। लेकिन ये ठीक है। तात्सुया खुद से काफी नाराज था। वह नहीं देख सका कि उसकी मां पर नजर रखी जा रही है। उसने अपनी मां के लिए एक महत्वपूर्ण गेम नहीं जीता, और उसका मूड और भी खराब हो गया। वह विक्टर के खिलाफ पूरी तरह से हार गया। इस कमजोरी ने उसे परेशान कर दिया। उसे खुद पर इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। चल दर। तात्सुया का शरीर बिजली से धक गया था। बस शांत बैठो, मेरे दोस्त, और शो का आनंद लो। विक्टर के दस्तानों पर जादुई घेरे चमकीले लाल रंग से चमकने लगे, और जैसे ही वह अपने बर्फ के सिंहासन पर बैठा, उसने अपनी उंगलियां चटका ली। कोकून। वह मन ही मन बुदबुदाया। फू है। ठंडी हवा उसके शरीर को छोड़कर पूरी हवेली में फैलने लगी, और अलौकिक गति से विक्टोरिया की पूरी हवेली के चारों ओर बर्फ का एक कोकून बनना शुरू हो गया। यह बिल्कुल बकवास है। जब विक्टोरिया ने खिड़की से बाहर देखा और केवल शुद्ध बर्फ देखी तो वह टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी हवेली की जमीन 500 मीटर से अधिक फैली हुई है। ये काफी दूरी है।
और उसने ये सब कवर कर लिया। अल्पविराम डॉट 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 तुमने सीख लिया। तात्सुया को ये तकनीक याद है। ये वह तकनीक थी जिसका उपयोग ईना ने किया था। यह एक बहुत ही सरल तकनीक है, विक्टर ने ईमानदारी से कहा। तकनीक सरल थी, और इस तकनीक का उपयोग करने के लिए आपके पास एकमात्र शर्त यह थी कि आपकी शक्ति पर अत्यंत सटीक नियंत्रण हो। विक्टोरिया राइडर। विक्टोरिया ने विक्टर की ओर देखा, और उसके चेहरे पर खून की प्यासी मुस्कान देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। उसे थोड़ा डर महसूस हुआ। उसका वर्तमान विचार केवल ये था कि यह राक्षस भविष्य में क्या बनेगा। लेकिन एक अनुभवी व्यापारी के रूप में उन्होंने उन भावनाओं को अपने चेहरे पर न दिखाने की पूरी कोशिश की। क्या जीवित या मृत? विक्टर ने एक सरल प्रश्न पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और विक्टोरिया तुरंत समझ गई कि वह किस बारे में बात कर रहा था। रहना। ठीक है। विक्टर अपनी उंगली से बर्फ के सिंहासन को हल्के से छूता है। विक्टोरिया को उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अचानक उसे बारिश का शोर सुनाई देने लगा। वह खिड़की की ओर चलती है और उसका सामना एक ऐसे दृश्य से होता है जो उसे बहुत चौंका देता है। उसकी हवेली का सारा परिवेश शुद्ध बर्फ के रेगिस्तान में बदल गया, और वह तुरंत समझ गई कि इसका कारण क्या था। बारिश। बारिश की बूंदें जब किसी चीज को छूती थी, तो वह चीज तुरंत जम जाती थी और बर्फ की संरचनाओं में बदल जाती थी। विक्टोरिया ने अविश्वास भरी दृष्टि से विक्टर की ओर देखा। क्या तुमने ऐसा किया? हाँ, आप उन्हें जीवित करना चाहते थे, है ना? ऐसा करने का सबसे तेज तरीका सब कुछ फ्रीज करना है, और चूंकि वे पिशाच हैं, वे ठंड से नहीं मरेंगे। उसे यह प्रश्न पूछना मूर्खतापूर्ण लगा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उसने ही ऐसा किया था। यदि यह वह नहीं होता, तो ये कौन होता? लेकिन सामने जो नजारा था, उससे उसके दिमाग ने कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया। novelnext.com। ईमानदारी से कहूं तो उसकी शक्ति का ये बेहद सटीक नियंत्रण डरावना था, और उसके डर को और भी बदतर बनाने के लिए वो थका हुआ भी नहीं लग रहा था। तात्सुया को अब अजीब लग रहा था। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। जब विक्टर ने दीवार की ओर देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर उसने कहा, हो गया। हो गया। हेकेट को समझ नहीं आया। हाँ, वे सभी बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। विक्टर ने एक मासूम मुस्कान बिखेरी जिसने हेकेट की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ओह, वो बस इतना ही कह सकती है। विक्टर ने विक्टोरिया के अधीनस्थों की ओर देखा और ठंडे स्वर में आदेश दिया, जाओ अपना काम करो। अधीनस्थों ने तेजी से हाथ हिलाया जैसे कि वे सेना का हिस्सा हो। जी श्रीमान। विक्टोरिया ने अपने जीवन में अपने मातहतों को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। सांस। वह थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए वह फिर से सोफे पर बैठ गई और विक्टर की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक और छोटी सी मुस्कान थी। वह मेरी भतीजी का पति है ना? फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसे बस एहसास हुआ कि वे संबंधित हैं। शायद यह अच्छी बात है। आखिरकार एक मजबूत रिश्तेदार का हमेशा स्वागत है, और वह उसके परिवार के बाकी सदस्यों की तरह उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं दिखता है। हालांकि भविष्य में ये बदल सकता है अगर उसे उसका रहस्य पता चल जाए। लेकिन उसे लगा कि विक्टर को कोई आपत्ति नहीं होगी। वह ऐसा आदमी नहीं लगता था जो छोटी छोटी बातों की परवाह करता हो। सांस। उसने फिर से आह भरी। वह बस बिस्तर पर लेटना चाहती थी और अभी कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी। उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थी, खासकर अब जब उसे पता चला कि उसकी हवेली से समझौता हो गया है। लेकिन किसी वजह से वो आज कुछ नहीं करना चाहती थी। माँ, क्या तुम ठीक हो? तात्सुया ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। अल्पविराम डॉट 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 मैं आपको समझ सकता हूँ। दोनों ने विक्टर की ओर देखा, जो बर्फ के सिंहासन पर बैठा था। दोनों की शक्ल देखकर विक्टर ने उनकी ओर देखा। क्या? कुछ नहीं, दोनों बोले। कुछ घंटों बाद विक्टोरिया की हवेली के बगीचे में। पिछली घटनाओं के बाद विक्टोरिया हेकेट और उसके नए कैदियों के साथ कहीं चली गई। जाहिर है, वे एक छोटी सी समस्या का समाधान करने जा रहे थे जिसे विक्टर ने सुनने की जहमत नहीं उठाई। विक्टर को इन लोगों या विक्टोरिया के विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने केवल महिला की मदद की क्योंकि तात्सुया ने कहा कि वह उससे लड़ेगा। कागुया, जो व्यावहारिक रूप से 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन विक्टर की छाया में रहती थी, अपने मालिक और तात्सुया नामक व्यक्ति को लड़ते हुए देख रही थी। आमतौर पर
उसे और युकी को विक्टर के साथ जाना चाहिए था, जहां भी विक्टर जाता था, लेकिन युकी इस बार हार गई क्योंकि वह अधिक सो गई थी, और कागुया ने आलसी नौकरानी को जगाने की जहमत नहीं उठाई। एक पेशेवर नौकरानी के रूप में, मालिक से पहले जागना नौकरानी का कर्तव्य है। यदि युकी इस न्यूनतम आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर सकती है, तो वह निजी नौकरानी बनने के योग्य नहीं है। गलत, गलत। आप शक्ति का गलत उपयोग कर रहे हैं। जब विक्टर तात्सुया के पास आया और उस पर उंगली उठाई तो वह काफी निराश लग रहा था। शक्ति का उपयोग करने का आपका तरीका बहुत सीधा है। आप एक घोड़े की तरह दिखते हैं जो केवल आगे दौड़ना जानता है। इसे अधिक लचीले ढंग से उपयोग करें। तात्सुया के सिर में एक नस उभरी, मैं घोड़ा नहीं हूं। तो ठीक से लड़ो। अच्छा। दोनों फिर से चले गए और खुद को एक दूसरे से थोड़ा अलग कर लिया। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पलक झपकते ही वे चले जाते हैं। बेंग, ब्लेड टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हालांकि ब्लेड का उपयोग करने वाला एकमात्र व्यक्ति तात्सुया है। विक्टर अपने हाथ को बर्फ के ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तीखी नोकझोंक होती है और दोनों में से कोई भी पीछे हटता नहीं दिखता। जिस गति में मेरे स्वामी सुधार कर रहे हैं वो बेतुका है। कागुया आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। केवल एक नजर से विक्टर के पास पहले से ही 500 साल पुराने पिशाच की शक्ति थी। यह नियंत्रण के पिछले प्रदर्शन से सिद्ध होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, जब वह मौज मस्ती कर रहा होता है तो वह तेजी से बेहतर हो जाता है। विक्टर को इस बात का एहसास नहीं है। यह आदमी भी तात्सुया विक्टर के समान था। हालांकि उसकी गति मेरे गुरु की तुलना में धीमी है, फिर भी वह पीछे नहीं है। बस कुछ साधारण बदलावों के साथ तात्सुया में भी बहुत सुधार हो रहा था। मुझे लगता है कि वास्तविकता ने उसे बहुत प्रभावित किया। कागुया ने सोचा। यह वास्तविकता कि वह मजबूत नहीं था, और यह वास्तविकता कि दुश्मन उसकी मां पर नजर रख रहे थे और वह उन दुश्मनों को नहीं समझ सकता था, ने उसे क्रोधित कर दिया। और वह उस रोष का उपयोग बेहतर होने के लिए कर रहा है। बूम, बूम, बूम। जब दोनों टकराते हैं तो छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। दोनों शुद्ध मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहे थे। तात्सुया ने अपने कटाना का उपयोग किया, और विक्टर ने अपनी मुट्ठियों का प्रयोग किया, और कुछ अवसरों पर उसने बड़ी तलवार का प्रयोग किया। किसी समय जब वे लड़ रहे थे, वे केवल बिजली का उपयोग करके हवा में लड़ने लगे। हा 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 हा, बस यही है। यही तो है। विक्टर ऐसा लग रहा था जैसे वह आनंद ले रहा हो। विक्टर के चेहरे पर मुस्कान देखकर तात्सुया उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बिखेरने से खुद को नहीं रोक सका। वह भी उत्तेजित हो रहा था। बकवास। कागुया को एहसास हुआ कि विक्टर का व्यक्तित्व एक वायरस की तरह संक्रामक था। दोनों आखिरी बार टकराते हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर जमीन पर गिर जाते हैं। विक्टर तात्सुया पर अपनी उंगली उठाता है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ऐसा लग रहा था जैसे विक्टर के चारों ओर बिजली घनी हो गई हो। और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, मत मरो मेरे दोस्त, अन्यथा मैं सभी 7 नरकों से नीचे उतरूंगा और तुम्हें इस दुनिया में वापस खींच लूंगा। जब तात्सुया ने विक्टर की नजर देखी तो उसे अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने याजुत्सु मुद्रा अपनाई, क्योंकि उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए सुनहरी चमकने लगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। और विक्टर की तरह उसके चारों ओर बिजली भी तेज हो गई थी। क्रैक, क्रैक। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके चारों ओर की धरती उनकी शक्ति के संकेंद्रण से छिन्न भिन्न हो रही है। वे अतिप्रतिक्रिया कर रहे हैं। कागुया बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अचानक शुद्ध ऊर्जा का एक विस्फोट विक्टर की उंगली से छूटा और तात्सुया की ओर उड़ गया। अपनी ओर आ रही जबरदस्त ऊर्जा को देखकर तात्सुया डरे नहीं, मैं इसे काट दूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से कोई वादा कर रहा हो। उसकी बिजली उसके कटाना पर केंद्रित लग रही थी, और पूरा कटाना शुद्ध बिजली से नहाया हुआ लग रहा था। जब विक्टर का हमला तात्सुया के शरीर से टकराने से कुछ इंच दूर था, तो उसने एक चाल चली। काटना। याजुत्सु चाल के साथ तात्सुया ने विक्टर की शक्ति को आधा कर दिया। बूम। अपनी प्रारंभिक ताकत खोकर बिजली अपना स्वरूप बनाए रखने में विफल रही और विस्फोट हो गया, लेकिन विस्फोट की त्रिज्या इतनी बड़ी थी कि इसने विक्टोरिया के बगीचे में एक छोटा सा गड्ढा बना दिया। हा 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 हा। संतुष्ट आंखों से विस्फोट को देखते हुए विक्टर खूब हंस रहा था।
मास्टर, कृपया बातें बढ़ाने का शौक मत पालिए। जब कागुया ने विक्टर की अभिव्यक्ति देखी तो वह धीमी आवाज में ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी। हेकेट और विक्टोरिया, जो अपने व्यवसाय से लौटी थीं, अचानक बगीचे में प्रकट हुई। वह शोर क्या था? तत्सुया, वह जल्दी से अपने बेटे के पास भागी, जो फर्श पर पड़ा था। तुम ठीक हो? हाँ, हाँ, अरे, अरे, चलो जारी रखें। ओह, विक्टर तात्सुया के पास दिखाई देता है। तस्क, आप पहले ही थक चुके हैं, विक्टर शिकायत करने ही वाला था, लेकिन जब उसने तात्सुया के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान देखी, तो उसने कहा, ओह, मैं उस मुस्कान को जानता हूं। उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई जैसे कि वह कुछ समझ गया हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तात्सुया निर्दोष होने का नाटक करता है। हा 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 हा, यदि आप बात नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं। इस तरह से अधिक मजा आता है। मास्टर, आपने फिर अतिरंजित प्रतिक्रिया व्यक्त की। कागुया अचानक विक्टर की ओर आ खड़ी हुई और उसे उदासीन दृष्टि से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चुपचाप उस पर किसी अपराध का आरोप लगा रही हो। विक्टर को समझ नहीं आया। चारों ओर देखो, कागुया बोला। विक्टर ने चारों ओर देखा। ओह, बर्फ के रेगिस्तान जैसा दिखने वाला पुराना बगीचा अब पूरी तरह से नष्ट हो गया था और पूरे बगीचे में कई गड्ढे बिखरे हुए थे। ठीक है, मुझे लगता है कि यह ठीक है। आखिरकार विक्टोरिया के पास ये चुड़ैल है। विक्टर ने हेकेट की ओर इशारा किया। मैं भूदृश्य चित्रण विशेषज्ञ नहीं हूं, हेकेट ने शुष्क स्वर में कहा। और इसे ठीक करने में मेरे बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, विक्टोरिया ने आगे कहा। क्या आप उठ सकते हैं? उसने तात्सुया से पूछा। जल्द ही, मुझे कुछ सेकंड दीजिए। तात्सुया बहुत थक गया था। टीस्क, तुम्हें अपनी सहनशक्ति पर काम करना होगा। तुम ऐसी महिला को कैसे संतुष्ट करोगे? तात्सुया, विक्टोरिया और हेकेट ने विक्टर को भावहीन दृष्टि से देखा। मास्टर, यह अनुचित है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन क्या ये सच नहीं है? विक्टर को याद है कि स्कैथा हमेशा अपने प्रशिक्षण में इसके बारे में बात करता था, जैसे कि सहनशक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। पिशाच महिलाएं प्यासी होती हैं, कागुया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेडी विक्टोरिया को इसका अधिक अनुभव होना चाहिए, उसने जारी रखा। हेकेट, कागुया और विक्टर ने विक्टोरिया की ओर देखा। हाँ हाँ, विक्टोरिया इस बात से अचंभित थी कि किसी बिंदु पर बातचीत का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। ठीक है। विक्टोरिया को याद आया कि जब वह जीवित था तो उसने अपने पति को कई बार लगभग सूखा दिया था, और भले ही वह एक पिशाच था, फिर भी वह लगभग मर गया था। देखना, विक्टर मुस्कुराया। उसे विक्टोरिया की पुष्टि की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसकी अपनी चुप्पी ही पुष्टि थी। विक्टोरिया सोच रही थी कि क्या उसे प्रभावित करना इतना आसान था। बेशक, वह नहीं है। आमतौर पर, वह बातचीत की गति निर्धारित करती है। ये सब इस आदमी की गलती है। वह अंदर ही अंदर फिर से छटपटाने लगी। क्या हम विषय बदल सकते हैं? तात्सुया इन चीजों के बारे में सुनना नहीं चाहता था, खासकर जब उसकी मां आसपास थी। अपने शरीर को बेहतर महसूस करते हुए वह उठ खड़ा हुआ। ओह! विक्टर की आंखें एक पल के लिए चमक उठी, लेकिन जब उसने करीब देखा, तो उसे एहसास हुआ कि तात्सुया अभी भी थका हुआ था। यह महसूस करते हुए कि वह फिर से आनंद नहीं ले सकता, उसने कहा, तस्क, कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने दूसरे दोस्त से मिलने जा रहा हूं। उसे मेरी संवेदनाएं भेजें, तात्सुया ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। वह खुश था कि किसी को उसके जैसा ही कष्ट सहना पड़ेगा। हालांकि वह विक्टर का आभारी था क्योंकि यदि विक्टर नहीं होता तो उसने सुधार के लिए एक कदम भी नहीं उठाया होता, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे वह कभी भी जोर से नहीं कहेगा। बहुत कुछ घमंड के लिए और इतना कुछ इस पागल आदमी को भड़काने के लिए नहीं। कल्पना कीजिए कि अगर उसे पता चलेगा कि मैंने सुधार कर लिया है तो वह क्या करेगा। मुझे इस जीवन में शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं चलो, कागुया। हाँ मास्टर, कागुया ने विक्टर की छाया में प्रवेश किया। ओह, विक्टर को कुछ याद आया और वह तेजी से मुड़ा और विक्टोरिया की ओर देखा। जाओ, अपनी भतीजी कृतघ्न महिला से मिलने जाओ। भले ही तुमने किसी कारण से अपना वंश छोड़ दिया हो, मुझे परवाह नहीं है। साशा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अल्पविराम डॉट 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 मैं करूंगा किसी कारण से। विक्टोरिया को अब विक्टर के अभद्र तरीके से बात करने से कोई आपत्ति नहीं थी, उसे अब गुस्सा भी नहीं आता था। अच्छा, विक्टर ने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की, जो उसकी हमेशा की मुस्कुराहट से बहुत अलग थी।
यह एक मुस्कुराहट थी जो उन्होंने केवल अपनी पत्नियों को दिखाई थी। वह मुस्कान किसी तरह हेकेट और विक्टोरिया के दिलों में गर्माहट महसूस कर रही थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली गिरने से विक्टर का शरीर ढक गया। विक्टर ने अपनी विशिष्ट मुस्कान प्रदर्शित की और कहा, मैं तुम्हें निकट भविष्य में देखूंगा। सिया। बूम। आकाश में उड़ते एक रॉकेट की तरह विक्टर इतनी गति से आकाश की ओर उड़ गया कि क्लैन फुलगर की बिजली की शक्ति का कोई भी उपयोगकर्ता ईर्ष्या कर सकता था। बूम। जब वह काफी ऊंचाई पर पहुंचा तो हर किसी को एक तेज आवाज सुनाई दी, और जल्द ही वे आकाश में उड़ती हुई एक सुनहरी पगडंडी देख सकते थे। तीनों अवाक रह गए जब उन्होंने बिजली का इस तरह इस्तेमाल होते देखा, खासकर विक्टोरिया को। यहां तक कि उसकी बहन भी वह नहीं कर सकती थी जो उसने बिना परिणाम के किया। और ऐसा लगता है कि वह किसी भी समय ऐसा कर सकता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वह निश्चित रूप से तीव्र है। लेकिन किसी तरह मैं समझता हूं कि आपकी भतीजी ने उसे क्यों पसंद किया, हेकेट ने टिप्पणी की, उसका चेहरा थोड़ा लाल था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, अनजाने में विक्टोरिया सहमत हो गई। माँ। तात्सुया ने बाज की तरह अपनी माँ की ओर देखा। मेरा मतलब है, वह युवा है, वह सुंदर है, वह मजबूत है, और उसका व्यक्तित्व महिला पिशाचों के लिए आकर्षक है। तो ये समझ में आता है कि मेरी भतीजी उसे पसंद करती है। तात्सुया को नहीं पता था कि उसकी मां को उसके दुश्मन की इतनी खुलेआम प्रशंसा करते हुए सुनना कैसा लगा। अपने बेटे की ओर गलत नजर डालने पर उसने कहा, चिंता मत करो बेटा। भले ही तुम लगभग 100 वर्ष के हो, फिर भी तुम अभी भी एक बच्चे हो। एक दिन तुम्हारी भी एक पत्नी होगी। किसी तरह तात्सुया को गंभीर क्षति हुई जब उसने अपनी मां की बातें सुनी। कुछ किलोमीटर दूर उड़ान भरने के बाद विक्टर अंततः पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गया, जिसका स्वामित्व क्लैन हॉर्समैन के पास था। वो शाही राजधानी में क्लैन हॉर्समैन की निजी हवेली में क्यों नहीं गए? खैर, वह हवेली गया, लेकिन हवेली खाली थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उसका दोस्त अपने क्षेत्र में लौट आया है। मुझे लगता है कि यह यहाँ है। विक्टर एक इमारत के शीर्ष पर था। ये यहाँ है, मास्टर। क्या ये जगह ठंडी है? क्या हो रहा है? विक्टर को उस स्थान का तापमान महसूस हुआ। तापमान में अचानक परिवर्तन से वह थोड़ा उत्सुक हो गया। आखिरकार उत्तर, जो स्काथेज का क्षेत्र और शाही राजधानी है, यहाँ की तुलना में अधिक ठंडा था। पूर्व का क्षेत्र, जो पहले कबीले फुलगर से संबंधित था, एक हल्का क्षेत्र है जो हमेशा शरद ऋतु में प्रतीत होता है। ओह, क्या यह वो क्षेत्र है जहां बंदरों के वे समूह हैं जिन्हें वश में किया जा सकता है? हाँ, आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? जब हम राजधानी का दौरा कर रहे थे तो एलिजाबेथ ने मुझे बताया। हे, आप राजकुमारी के इतने करीब कब आए? मैं उसके करीब नहीं हूं। वो सिर्फ मेरे साथ राजधानी की यात्रा पर गई थी क्योंकि ऑफिस उसके साथ नहीं जाना चाहता था। ओह, कगुया को अब समझ में आया। अचानक उसे एक दिन पहले ऑफिस की अभिव्यक्ति याद आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह विक्टर से अलग नहीं होना चाहती थी। novelepsilonxt.com फ्लैशबैक। जब विक्टर को खेल का विजेता घोषित किया गया, तो वह वीआईपी कमरे में लौटा और एक छोटी सी स्थिति घटित हो रही थी। ऑफिस, हमें वापस जाना होगा, एलिजाबेथ बोली। नहीं, ऑफिस ने इसका खंडन किया। ऑफिस। एलिजाबेथ ने अपनी बहन पर नजरें सिकोड़ ली। ये खराब होने का समय नहीं था। नहीं, ऑफिस विक्टर की ओर दौड़ा और उसके कंधे पर चढ़ गया। हा, विक्टर ने धीरे से हंसते हुए ऑफिस को अपनी बांह से पकड़ा और छोटी लड़की के सिर को थपथपाया। पिता, विक्टर ने एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान दिखाई। लड़की, अपनी बड़ी बहन की बात सुनो और घर जाओ। वायलट के चेहरे पर मुस्कान थी, वो स्पष्ट रूप से खुश थी, और वह इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, बच्चे के सोने का समय हो गया है, साशा ने आश्चर्यजनक रूप से वायलट का समर्थन किया। लड़कियां, रूबी अवाक रह गई। क्या क्या आप कहेंगे कि आप उसे हमारे पति के करीब देखना पसंद करते हैं? साशा की आंखें सुंदर नहीं थी। रूबी चुप थी, वह जानती थी कि साशा सही थी। कुछ करो, एलिजाबेथ ने विक्टर की ओर आरोप भरी निगाहों से देखा। वायलट की नजर देखकर विक्टर ने इधर उधर देखा और यहां तक कि अपने पीछे भी देखा कि क्या उसे कोई मिल सकता है। चूंकि उसे यकीन नहीं था कि वह उससे बात कर रही है, तो उसने अपनी ओर इशारा किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी।
और कौन? एलिजाबेथ घबराने वाली थी। विक्टर ने थोड़ा सोचा। सच कहूं तो वह कुछ भी नहीं करना चाहता था, ये देखते हुए कि ऐसा नहीं था कि उसे ऑफिस की उपस्थिति से नफरत थी। लेकिन शायद एक राजकुमारी के रूप में उसके पास करने के लिए कुछ काम तो होंगे ही, है ना? पिता। उसने ऑफिस की ओर देखा और ऑफिस का प्यारा चेहरा देखकर कहा, घर जाओ, तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो, तुम्हें पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है? वायलट, साशा और रूबी को ये शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी। मम, ऑफिस ने सिर हिलाया। जब तुम्हारा मन हो तो मुझसे मिलने आ जाना, लेकिन अभी के लिए बड़ी बहन की बात सुनो, ठीक है? ऑफिस कठोर चेहरा बनाती है, जैसे कि वह इससे इनकार करना चाहती हो, लेकिन जब वह विक्टर की सौम्य मुस्कान देखती है तो वह नर्म हो जाती है। ठीक है पिता। क्या यह इतना आसान था? वह सिर्फ आपकी बात क्यों सुनती है? वह उसका असली पिता भी नहीं है। एलिजाबेथ अंदर से घबरा रही थी। विक्टर ऑफिस को नीचे रखता है और छोटी लड़की अपनी बहन की ओर देखती है, लौट रही है। वाई, अचानक एक काली शक्ति ऑफिस के शरीर को ढक लेती है और वह गायब हो जाती है। भाड़ में जाओ, वह हमेशा ऐसा करती है। अरे, ये राजकुमारी की शब्दावली नहीं है, विक्टर हंसा। भाड़ में जाओ, ये तुम्हारी गलती है। हा 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 हा, विक्टर बस हंसा और परवाह नहीं की। ये कुतिया, जब वायलट कुछ करने जा रही थी, रूबी ने उसे पकड़ लिया। कुछ मत करो, वो अंततः जा रही है, और यदि आप अभी परेशानी देखने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ लंबे समय तक रहेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, वायलट ये कुछ नहीं चाहता था। एलिजाबेथ ने अपना चेहरा घुमाया और वीआईपी कमरे से बाहर निकलने की ओर चल दी। उसने शाही गार्डों की ओर देखा, चलो, इस बार अपना काम करो। हाँ, राजकुमारी, पेपर ने टिप्पणी की, उनकी महान छवि पूरी तरह से नष्ट हो गई। ऐसा अक्सर होता है जब कोई विक्टर के साथ व्यवहार कर रहा होता है, एलेनोर ने कहा। खुद का अनुभव हो, लेकस ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। हाँ, एलेनोर ने इससे इनकार नहीं किया। डॉट 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 छाया के माध्यम से विक्टर की दिलचस्पी भरी मुस्कान देखकर उसने कहा, आप उन बंदरों को वश में नहीं करने जा रहे हैं, है ना? मैं चाहता था, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है। शायद भविष्य में, विक्टर बोला, फिर उसने एक बेहद बड़ी हवेली की ओर देखा और उसकी ओर कूद पड़ा। हवा में विक्टर की छवि विकृत होने लगी और वह अचानक चमगादड़ों के झुंड में बदल गया। चमगादड़ों का झुंड हवेली की सुरक्षा को पार करते हुए हवेली की ओर उड़ गया, और जल्द ही वह बगीचे के बीच में खड़ा था। विक्टोरिया के साथ समय के विपरीत, इस बार कोई विक्टर की उपस्थिति महसूस कर सकता था। घुसपैठिया। विक्टर ने उस आदमी की ओर देखा, और ये देखकर कि वह एक वयस्क व्यक्ति जैसा लग रहा था, उसने पूछा, आप कौन है? तुम कौन हो? घुसपैठिया। विक्टर वॉकर। आप कौन है? विक्टर ने फिर पूछा। अल्पविराम डॉट 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 जेम्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति विक्टर का नाम जानता था। अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, वह चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। बटलर ने सिर हिलाया। दूसरी मंजिल। जब आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो वह बाईं और 10वें दरवाजे पर होगा। जेम्स मुड़ा और कहीं चला गया, और जल्द ही उसकी छवि गायब हो गई। धन्यवाद। विक्टर मुड़ा और चला गया, लेकिन संकेतित स्थान पर जाने से पहले उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। हालांकि किसी कारण से वह कुछ भी नहीं देख सका। वह चलते चलते रुक गया। यह क्या है? ऐसा पहली बार हुआ है। उसे अजीब लग रहा था, ये सोचकर कि उसकी दृश्य शक्ति ने उसे कभी निराश नहीं किया। लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार, वह जानता है कि जादू के अस्तित्व से बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए वह सतर्क ही रहा। डॉट 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 जेम्स अपने काम पर वापस जा रहा था, लेकिन अचानक उसने चलना बंद कर दिया और कहा, ओह, मैंने गलत निर्देश दिए। वह लेडी जेसिका का कमरा था। जब उसने सोचा कि उसे वापस जाकर विक्टर को इसके बारे में चेतावनी देनी चाहिए, तो वह आलसी हो गया। जो भी हो, उसने पूरी स्थिति को नजरअंदाज कर दिया और ऐसा दिखावा किया कि उसे कुछ भी पता नहीं है। डॉट 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 एक अत्यंत स्त्री कमरे के दरवाजे पर विक्टर खड़ा होकर सामने का दृश्य देख रहा था। मुझे आश्चर्य है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है। वह वास्तव में इसके बारे में आश्चर्यचकित था। ऐसा नहीं है कि वह जानबूझकर महिलाओं के कमरे में जा रहा था। वह विकृत नहीं था, और वह शादीशुदा था।
विक्टर के सामने जेसिका थी, जैसे वह दुनिया में आई थी, और वह ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी जागी हो। मास्टर बदकिस्मत है, और साथ ही भाग्यशाली भी। शायद। क्या? जेसिका का चेहरा एकदम लाल था। ओह, उसकी प्रतिक्रिया अलग है। वह सहम गई। खैर, वह लेडी विक्टोरिया से छोटी है। सही बात। विक्टर ने जेसिका को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की छोटी, 168 सेमी लंबी, पतली और सभी पिशाचों की तरह पीली त्वचा वाली, कप स्तन वाली, लंबे, थोड़े घुंघराले काले बाल और गहरी नीली आंखों वाली थी। तो आप कौन हैं? विक्टर ने पूछा। जेसिका हॉसमैन, अनजाने में, उसने उत्तर दिया। लेकिन जल्द ही उसके दिल में गुस्सा पैदा हो गया। उसने एक कंबल लिया और अपनी नग्नता छुपा ली, और जब वह विक्टर को जाने के लिए कहने गई, तो उसने सुना, ओह, तुम ईना की बहन हो। मुझे बताओ, वह कहाँ है? क्या यह आदमी बहुत असंवेदनशील नहीं है? उसने उसकी नग्नता देखी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वह बदसूरत थी? हेलो, नमस्ते, महिला, क्या आप इस दुनिया में हैं? विक्टर जेसिका के पास गया और उसके चेहरे के सामने अपना हाथ लहराया। ए जेसिका आश्चर्यचकित थी, लेकिन अब कई कारणों से जिसका वो वर्णन नहीं कर सकती। ओह, आप जीवित हो गए। अब मुझे बताओ, वह कहाँ है? मैंने आपके बटलर से पूछा, और उसने कहा कि वह यहाँ था। जेसिका की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये जेम्स की गलती थी? मैं उसका वेतन कम कर दूंगा। मास्टर, आप अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करते? क्या यह आसान नहीं है? मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ चीज मेरे विचार को अवरुद्ध कर रही है। जादूगर, शायद, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, और चूंकि यह एक काउंट की हवेली है, इसलिए यहाँ सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, है ना? या वे कुछ छिपा रहे हैं? सही बात। विक्टर ने सोचा कि यह काफी संभव है। उसने फिर से अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, और जैसा कि अपेक्षित था, वह कुछ भी नहीं देख सका। उसने सिर्फ लाल दुनिया देखी, और इस दुनिया में कई दीवारें थी, जैसे कि वे उसे दूर रखना चाहते थे कुछ देखना। आप अपने आप से क्यों बात कर रहे हैं? ओह, बुरा मत मानना, मुझे जोर से सोचना पसंद है, विक्टर मुस्कुराया। जेसिका चुप थी। फिर, ईना कहाँ है? वो कोमा में है। वो बिना किसी सहानुभूति के ठंडे स्वर में बोली। ओह, विक्टर की दिलचस्पी थी। खेल के बाद, वह अपनी शक्ति का बहुत अधिक उपयोग करने के कारण कोमा में था और ठीक हो रहा है। विक्टर अपनी ठुड्डी पर हाथ रखता है, जैसे वो किसी चीज पर विचार कर रहा हो। वो बटलर, क्या वह नहीं जानता कि उसका मालिक कोमा में है? या वह बड़े भाई का नौकर है? बहुत सारे प्रश्न। हालांकि विक्टर संदेह में है, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं है। आखिरकार, वह जानता है कि पिशाच कबीला काफी जटिल है। जेसिका के चेहरे की ओर देखकर वो थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। हे, ये कैसा हैरान चेहरा है? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस। विक्टर को समझ नहीं आया और महिला ने भी बात जारी नहीं रखी। बस क्या? कुछ नहीं। किसी कारण से विक्टर को ऐसा लगा जैसे वह अब ऑफिस से बात कर रहा हो। हालांकि ऑफिस उससे भी ज्यादा प्यारी थी। अब क्या, गुरु? मैं बंदरों के पीछे जाऊंगा। आपने हार नहीं मानी थी। हाँ, लेकिन मुझे अभी मजा नहीं आया है, और मेरे पास अभी भी समय है, तो क्यों नहीं? विक्टर मुस्कुराया। सांस, बंदर, हाँ, क्या आप जानते हैं वे कहाँ हैं? क्या आप उन बड़े वानरों के बारे में बात कर रहे हैं जो काले केले खाते हैं? हाँ, वही। विक्टर की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। उनका निवास स्थान सुदूर पूर्व में घने जंगल में है। आप उन्हें वहां पा सकते हैं। हे, जानकारी के लिए धन्यवाद। जब जेसिका ने विक्टर के धन्यवाद शब्द सुने तो वह हल्की सी मुस्कुरा उठी। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, जेसिका। मैं अब जा रहा हूँ। विक्टर मुड़ा और बाहर निकलने की ओर चल दिया। विक्टर को पीछे जाते देखकर उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि सही स्थान कहाँ है? मुझे नहीं पता, विक्टर मुस्कुराया। जेसिका अवाक थी। क्या वो बहुत साहसी है? आप ऐसी जगह कैसे जाते हैं जिसे आप नहीं जानते? लेकिन मेरे साथ कोई है जो जानता है। वास्तव में, लेडी साशा ने पिछले दिनों लेडी वायलट के साथ उस जगह का दौरा किया था। मुझे रास्ता पता है। जैसी आपसे अपेक्षा थी, कागुया की छाया मुस्कुराती हुई प्रतीत हुई। जेसिका समझ गई कि कोई उसके साथ आ रहा है। ओह, ख्याल रखना, मुझे लगता है। धन्यवाद। विक्टर लापरवाही से जेसिका के कमरे से बाहर चला गया।
जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जेसिका को अचानक कुछ याद आया। उसने मुझे देखा। वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। वो उस किले में फंस गई थी। मैं अब शादी नहीं कर सकता। जब विक्टर अपने दोस्तों से मिलने गया था, जिस कमरे में वो अपनी पत्नियों के साथ सोता है, वहां थोड़ी उथल पुथल हो रही थी। यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह एक बूढ़ी औरत की पोशाक की तरह लग रहा है। जब हमारी बारी आएगी तो क्या हम भी ऐसे ही होंगे? साशा ने वायलट की ओर देखते हुए पूछा, जिसने केवल काली ब्रा और काली पैंटी पहनी हुई थी। वह अलमारी के सामने थी और उसमें से सारे कपड़े निकालकर बिस्तर पर फेंक रही थी। वो इस बात को लेकर काफी असमंजस में लग रही थी कि वह क्या पहनेंगी। शायद, रूबी ने उत्तर दिया। कहना मुश्किल है। हाँ, रूबी ने सिर हिलाया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वायलट ने अचानक उन दोनों की ओर देखा। दोनों अवाक थे। लेकिन क्या वह आप नहीं थे जो हमारी मदद नहीं चाहते थे? क्या आप बूढ़े हो रहे हैं? साशा चिल्लाए। कुछ भी हो, बस मेरी मदद करो। उफ, ये लड़की बहुत तर्कहीन है। यह कोई नई बात नहीं है। वास्तव में वो बचपन से ही ऐसी ही है। साशा का सोफे से उतरने का मन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे निगल रही है। वो बहुत आलसी थी। सोच रहा हूँ, वो बहुत बदल गई है ना? रूबी वॉलेट की ओर देखकर बोली। आपको लगता है? साशा ने उस पर भौहें चढ़ाई। वायलट उसी अतार्किक, पागल और पीछा करने वाली महिला की तरह लग रही थी जिसे वह बचपन से जानती थी। हाँ, कुछ दिन पहले तक वो हमारे पति के करीब होने के कारण हमें मारने की कोशिश करती थी। ओह, ये सच है। साशा ने सिर हिलाया। हम भी बदल गए हैं। उदाहरण के लिए, अब आप इन चीजों के बारे में बात करने में पहले की तरह सहज नहीं होंगे, है ना? रूबी ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। साशा धीरे से मुस्कुराए। novelnext.com। तुम भी बदल गए हो। अब तुम ज्यादा मुस्कुराते हो। उसे याद है कि रूबी अधिक ठंडी हुआ करती थी और शायद ही कभी भावनाएं दिखाती थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, रूबी आश्चर्यचकित है, लेकिन जल्द ही वह हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरती है। वास्तव में, रूबी की मुस्कान देखकर साशा को लगा कि उसका दिल थोड़ा धड़क रहा है। फिर वह भी मुस्कुरा देती है। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है, लेकिन आपको वो मुस्कान हमारे पति को और दिखानी चाहिए। उन्हें ये पसंद आएगा। भविष्य में, रूबी हंस पड़ी। कमरे में एक क्षण का सन्नाटा छा गया, और उन दोनों को केवल यही शोर सुनाई दिया कि वायलट अलमारी से कई कपड़े निकाल रही थी। फिर भी, कुछ अजीब तरीके से, इस शोर ने दो महिलाओं के दिलों में शांति की भावना पैदा कर दी। बहुत कुछ अचानक हुआ, और हमारे पास इसके बारे में बात करने का समय नहीं था। वास्तव में, साशा ने सिर हिलाया। क्या आप घर जाने का इरादा रखते हैं? रूबी ने पूछा। भविष्य में, डार्लिंग के साथ मेरी डेट के बाद। ओह, आप उसे कब से डार्लिंग कहते हैं? अब से। साशा हंसी, और फिर गंभीर भाव से बोली, मैं अपने डार्लिंग को अपनी भावनाएं न दिखाते हुए थक गई हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं उसके करीब नहीं जाऊंगी, तो तुम्हारी मां मेरी डार्लिंग को मुझसे चुरा लेगी। रूबी को नहीं पता था कि जब उसने साशा की बातें सुनी तो उसे कैसा महसूस हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर, उसने भी उसके जैसा ही सोचा। रूबी ने कहा, यह असंभव है, या कम से कम वो ऐसा मानना चाहती थी। वास्तविकता के प्रति जागरे, वे बहुत समान हैं, और यह उन्हें आकर्षित करता है, भले ही उन्हें इसका एहसास न हो। साशा का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया, और जब वे प्रशिक्षण ले रहे थे तो कुछ हुआ। क्या तुमने नहीं देखा कि डार्लिंग नियमित रूप से तुम्हारी मां को अपना खून दे रहा है? रूबी और साशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वास्तव में, मुझे यह एहसास हुआ, लेकिन एक बात हम निश्चित कर सकते हैं कि हमारा पति हमें कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन हमें महिलाओं से सावधान रहना होगा। मुख्य रूप से, मेरी मां से। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन में ऐसा कहेगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी ही मां से खतरा महसूस होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऑफिस, एलिजाबेथ और एलोनोर को मत भूलना। साशा ने रूबी की बहनों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उनके साथ विक्टर का रिश्ता भाई बहन के रिश्ते जैसा है। और विक्टर को रूबी की बड़ी बहन सिएना पसंद नहीं है। ऑफिस भी। वो एक बच्ची है। वो अभी बच्ची है, लेकिन भविष्य में क्या होगा? रूबी ने भौहें ऊपर उठाई। वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। लेकिन हम कुछ भूल रहे हैं, साशा ने गंभीर आंखों से कहा।
क्या हमारे पति की भावनाएं? ओह, रूबी को लगा कि यह सच है। आखिरकार वे केवल अपने बारे में सोच रहे थे और उन्होंने विक्टर की अपनी भावनाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। अब इसके बारे में सोचें, उन्होंने इस बारे में विक्टर के साथ कभी भी उचित बातचीत नहीं की। वर्तमान में उसकी आंखें केवल हम पर हैं। और क्या था? रूबी साशा की ओर देखती है। इसीलिए वह सबसे खतरनाक है ना? हाँ, साशा के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। हालांकि हमारे पति की रुचि के आधार पर इन महिलाओं को कभी भी उनके आसपास रहने का मौका नहीं मिलेगा। ओह, रूबी ने भौहें ऊपर उठाईं। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। साशा ने रूबी की ओर देखा। देखा नहीं डार्लिंग, सिर्फ वायलेट स्कैथहैच आप और मेरे जैसी महिलाओं पर प्रतिक्रिया करती है। हम में क्या समानता है? रूबी बहुत गहराई से सोच रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वायलेट की सबसे खास विशेषता क्या है? साशा ने थोड़ी मदद की। वह एक येंडेरे है। ओह, रूबी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, और जब उसने जवाब दिया तो वह समझ गई कि साशा क्या सुझाव दे रही थी। येंडेरे साशा को समझ नहीं आया। इसका मतलब स्टॉकर के करीब कुछ है, वह समझाने में बहुत आलसी थी। अल्पविराम डॉट 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 हमारा पति महिलाओं के प्रति ऐसी ही प्रतिक्रिया करता है। उसके दिमाग में समस्याएं हैं। रुको, क्या मैं भी ऐसी ही हूं? किसी तरह उसे अभी इसका एहसास हुआ। रुको, वह घबराने लगी। मुझे याद नहीं कि मैं ऐसी थी। वह अधिक नेक और शांत महिला थी। वह वायलेट की तरह नहीं है। कम से कम वह तो यही मानती है। मैं भी ऐसी नहीं थी, रूबी बुदबुदाई। हम प्रभावित थे। रूबी ने वायलेट की ओर आरोप भरी निगाहों से देखा। ये वायलेट की गलती है ना? साशा बोली। वास्तव में यह अनुष्ठान की भी गलती है। असफल अनुष्ठान के दुष्प्रभाव के कारण हम एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। वे ईमानदारी से इस पर विश्वास करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यह सब उनका खुद का बनाया हुआ भ्रम था। वे कभी भी सामान्य नहीं थे। जिस बच्चे का पालन पोषण एक ऐसी महिला ने किया हो जिसे जुआ खेलना पसंद हो, और एक महिला जो लड़ाई के प्रति पागल हो, वह सामान्य कैसे हो सकती है? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे पिशाच हैं। जैविक रूप से ये नस्ल भावनाओं को अधिक तीव्रता से महसूस करती है। उन्हें कभी भी सामान्य होने का मौका नहीं मिला। रूबी और साशा की आरोप भरी निगाहों को भांपते हुए वायलेट ने वह करना बंद कर दिया और उन दोनों की ओर देखा। क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो पोशाक चुनने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने दो महिलाओं को बात करते हुए नहीं सुना। कुछ नहीं, दोनों ने एक ही समय में उत्तर दिया। अचानक दोनों ने युकी की चीख सुनी। ओ क्या, मुझे देर हो गई। ओह, वो अब जाग गई, है ना? रूबी बोली। हाँ, ये शर्म की बात है कि हमारे पति पहले ही चले गए, साशा बोली। चूंकि वह कुछ नहीं कर रही है, मैं उससे मेरी मदद करने के लिए कहने जा रहा हूँ। वायलेट के पास एक बढ़िया विचार था। रुको, वह तुम्हारी नौकरानी नहीं है, लेकिन वह मेरे कबीले से है। और वह मेरी डार्लिंग की नौकरानी है, और अगर वह मेरी डार्लिंग की नौकरानी है, तो वह मेरी नौकरानी भी है। आखिरकार मेरी डार्लिंग की हर चीज मेरी है, और मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी डार्लिंग की है। इस विकृत तर्क से दोनों अवाक रह गए। अल्पविराम डॉट 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 किसी तरह विकृत तरीके से इसका मतलब समझ में आता है, साशा ने कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूबी ने सहमति में सिर हिलाया। सही है, मैं उसे बुलाऊंगा। वायलट शयन कक्ष से बाहर निकलने की ओर भागी। रुको, पहले कुछ कपड़े पहन लो। ओह, वायलट ने अचानक दौड़ना बंद कर दिया। उसने बिस्तर की ओर देखा और जो भी कपड़े उसे पसंद आए, उसने कपड़े उठाए और पहन लिए। जल्द ही वह कमरे से बाहर चली गई। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। रूबी ने आह भरी। मैं इसे ठीक कर दूंगा। साशा के शरीर पर बिजली गिरती है और जैसे ही वह गायब हो जाती है, एक झटके में वह दरवाजा बंद कर देती है और फिर से वहीं लेट जाती है जहां वह थी। मुझे उस क्षमता से ईर्ष्या है। हा हा हा, साशा मजे से हंसी। घने जंगल में विक्टर एक विशाल पेड़ के ऊपर खड़ा था और उसके बगल में कागुया था। मैं कसम खाता हूं, अगर भगवान इस दुनिया में मौजूद है तो वह मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। विक्टर के सामने एक 4 मीटर लंबा बंदर था। बंदर झरने में नहा रहा था और यह बंदर स्पष्ट रूप से मादा थी। मालिक, आपकी किस्मत भी अजीब है।
क्या ये किस्मत है? विक्टर ने नहा रहे बंदर की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है, यह मानते हुए कि कुछ क्षण पहले आपके पास दो भाग्यशाली क्षण थे। ब्रह्मांड चीजों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है। आप किन भाग्यशाली क्षणों के बारे में बात कर रहे हैं? जब विक्टर ने इसके बारे में सोचा तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। कागुया ने अविश्वास से विक्टर की ओर देखा। मास्टर, क्या आप गंभीर हैं? हाँ, सास। उसने एक गहरी आह भरी, फिर बोली, तुम्हें याद नहीं, अपने दोस्त की माँ और अपने दोस्त की बहन को नंगी देखा था? ओह, विक्टर एक पल के लिए सोचता है और कहता है, क्या ये किस्मत है? कुछ पुरुषों के लिए ये है, कागुया ने टिप्पणी की। विक्टर ने सोचा कि उसके बचपन के दोस्त एंड्रू को ये स्थिति काफी भाग्यशाली लगेगी। जो कुछ भी, विक्टर ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब कागुया ने देखा कि विक्टर को उन महिलाओं की कोई परवाह नहीं है तो उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। सिर्फ एक जिज्ञासा है, आप भाग्य किसे मानते हैं? वो काफी उत्सुक थी। मुझे लगता है कि मैं पहले से ही भाग्यशाली हूँ, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। कागुया को समझ नहीं आया। आखिरकार उसने उससे ये सवाल नहीं पूछा था। विक्टर ने विस्तार से बताया, मेरा मतलब है, मेरी 3 पत्नियां हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं। एक मालिक जो अपने अजीब तरीके से मेरी देखभाल करती है, और मेरे पास तुम हो। वो दयालुता से मुस्कुराया। ओह, कागुया ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। कागुया, तुम लड़ने क्यों नहीं जाते? बंदर तुम्हारे सामने है। विक्टर ने बंदर की ओर देखा। मुझे लगता है कि यह अपमानजनक होगा किसी पर उस समय हमला करना जब वह स्नान कर रहा हो। यह एक तरह का है। सही है, ऐसा नहीं है कि विक्टर बंदर को मारने की कोशिश कर रहा है। वह सिर्फ लड़ना चाहता है। हाँ, जो भी हो, फिर आप दूसरे बंदर की तलाश क्यों नहीं करते? मैं यहीं इंतजार करूंगा। ठीक है। विक्टर ने सिर हिलाया, और जल्द ही उसका शरीर बिजली की चपेट में आ गया, और वह आकाश में उड़ गया। यह महसूस करते हुए कि विक्टर चला गया है, कागुया भ्रूण की स्थिति में घुटनों के बल बैठ जाती है और अपना हाथ उसके चेहरे पर रख देती है। वह नहीं चाहती कि अभी कोई उसका चेहरा देखे। यह अनुचित है, मास्टर।